नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विद्या जीएस फाउंडेशन में। चलिए, आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री का एंशिएंट हिस्ट्री में इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। एंशिएंट हिस्ट्री से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग यूट्यूब पे रफ्तार सीरीज के नाम से जो यूट्यूब पे फ्री क्लासेज चला रहे हैं, उसके लिए हिस्ट्री आदित्य मिश्रा सर आपको पढ़ाने वाले हैं, जिसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आज इंट्रोडक्शन होने वाला है। पहले हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हो चुका है, तो कैसे पढ़ने वाले थे, तो एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत कर रहे हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग के लिए रफ्तार सीरीज के नाम से हिस्ट्री का ये फर्स्ट क्लास होने वाला है। इसमें हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कवर करने वाले हैं। उसके जो टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसकी वो देखने वाले हैं। साथ साथ एंशिएंट हिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसका सारा डिटेल आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। जितने भी स्टूडेंट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए इस सीरीज के बारे में। फ्री क्लासेज यूट्यूब पे आपको इतना अच्छा से कोई नहीं कराने वाला है। संपूर्ण क्लासेज आपको जीएस की कंप्लीट कराई जा रही है, साथ में अदर सब्जेक्ट भी स्टार्ट किया जाएगा धीरे धीरे। आप लोग जितना ज़्यादा हो सके प्यार दीजिए। चलिए, कहीं भी एक्टिव हैं आप, अगर किसी भी ग्रुप में सोशल मीडिया एक्टिव है तो उस प्लेटफॉर्म पे वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो प्राचीन भारत में हम लोग सबसे पहले देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में देखेंगे। उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे, जैन धर्म के बारे में देखेंगे, वेदों का जो विकास हुआ है उसके बारे में देखेंगे, वेद कितने प्रकार के होते हैं, प्राचीन व्यापार का मार्ग क्या था इसके बारे में देखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का डिटेल से पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में आपका जितने भी खोजे हुए स्थल हैं, उन सभी स्थलों के सिंधु घाटी सभ्यता के उन सभी का देखने वाले हैं। कौन कहाँ पे मिला है, उन सभी का डिटेल विवरण आपको मिलेगा। चलिए, क्लास की शुरुआत करते हैं। सभी लोग अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग। और अगर पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको डेली पीडीएफ। और कोई भी डाउट होता है तो हमारे डाउट ग्रुप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहाँ से चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी लगा हुआ है टेलीग्राम डॉट ग्रुप के नाम से, वहाँ जाके आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए, भीमबेटका की गुफा कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग का ये उदाहरण है। यहाँ पे प्राचीन काल को मुख्य रूप से तीन भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। चार भाग इसलिए कहा था कि पूरा पाषाण के भी दो टाइप हैं, एक निम्न पाषाण, एक अपर पाषाण। सबसे पहले अगर हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री के तीन टाइप होते हैं। कौन कौन? तो एक प्राचीन इतिहास, एक मध्यकालीन इतिहास, एक मॉडर्न इतिहास, जिसे कि आधुनिक इतिहास कहते हैं। प्राचीन इतिहास के बारे में जब पढ़ेंगे तो उसमें प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल आते हैं। प्रागैतिहासिक काल के तीन टाइप, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। पूरा पाषाण के भी दो टाइप हैं, निम्न पूरा पाषाण और मध्य पूरा पाषाण। निम्न को कभी कभी अपर पूरा पाषाण भी कहा जाता है, और उच्च पूरा पाषाण। पूरा पाषाण के भी तीन टाइप दिए गए हैं, इसलिए आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है। जब हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। अभी ऊपर देखने वाले हैं प्राचीन इतिहास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सारे टॉपिक को भी ऊपर से कवर करने वाले हैं। वन शॉट में आपका कंप्लीट मैराथन होने वाला है। चलिए आगे देखते हैं। इतिहास क्या है? तो मानव के विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध मिलता है, और प्राचीन इतिहास की जानकारी मिलती है। जो प्राचीन मानव कैसे थे, कैसे उनका जीवन यापन होता था, इसके बारे में। चलिए, तो हिस्ट्री के फादर किसे कहा जाता है? हिस्ट्री के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। भीमबेटका की गुफा हम लोग देख लिए। रॉक साल्ट का सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग का उदाहरण है यहाँ पे। कोलडीवा, जो कि यूपी में पड़ता है। चावल की खेती का सबसे पुराना साक्ष्य कोलडीवा यूपी में मिला है। मेहरगढ़
कृषि एग्रीकल्चर के लिए फेमस था, जो वहाँ भी कृषि की शुरुआत की, वहाँ पे क्या मिली है, साक्ष्य मिली है। और आदमगढ़ जो कि एमपी में है, पशुपालन, पहला पशुपालन किसी का, कुत्ता का हुआ था, जिसका भी साक्ष्य मिला हुआ है। भारत की पहली शहरी सभ्यता क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे कि हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। इसकी खोज का, इसकी मान्य तिथि जो है 2400 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। इसका विस्तार त्रिभुज के आकार में था, मतलब इसका जहाँ जहाँ खोज हुआ है स्थल को, उसको मिलाइएगा तो एक ट्रायंगल का शेप बनेगा। चलिए, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं। हड़प्पा शहर जो खोजा गया है, रावी नदी के तट पे खोजा गया है 1921 में, दयाराम साहनी जी के द्वारा खोजा गया, जो कि 12 कक्ष वाला विशाल अन्नागार था यहाँ पे। और समाधान 837 मिला है, समाधान मतलब कब्रिस्तान मिला भी है 837। और मोहनजोदड़ो, जो कि अभी ये दोनों शहर वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत ही विशाल शहर है। मोहनजोदड़ो आपको पाकिस्तान में 1922 में खोजा गया है, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। आर.डी. बनर्जी के द्वारा खोजा गया है, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। और विशाल अन्नागार, ग्रेट बाथ, यहाँ से विशाल अन्नागार मिले हैं। और बृहद स्नानागार भी मिले हैं। विशाल स्नानागार प्लस अन्नागार दोनों मिले हैं। कांस्य की मूर्ति मिले हैं, नाचती हुई कांस्य की मूर्ति का भी चित्र मिला हुआ है। चलिए, अगला स्थल देखने वाले हैं हम लोग। आप लोग को कंटेंट अगर पसंद आया हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, अगला स्थल है लोथल, जो कि भोगवा नदी के किनारे, जो कि गुजरात में है। इंडिया का अगर सबसे बड़ा स्थल माना जाए तो लोथल गुजरात में है। अहमदाबाद भोगवा नदी तट पर स्थित है। ये मानव निर्मित बंदरगाह था, एक डॉकयार्ड, जिसे कि बंदरगाह, ये व्यापारों का केंद्र था, यहाँ पे ज़्यादा व्यापार किए जाते थे। धौलावीरा जल निकासी की उत्कृष्ट व्यवस्था थी यहाँ पे। धौलावीरा कच्छ का रण, ये भी गुजरात में स्थित है। खोज किए थे जेपी जोशी, धौलावीरा की खोज जेपी जोशी। वही लोथल का खोज पूछेगा किसने किया था, तो रंगनाथ राव ने 1954 में। लोथल से क्या क्या मिले हैं, तो डॉकयार्ड है, एक सबसे बड़ा बंदरगाह है। हाथी का दांत भी मिला है यहाँ से, मतलब वहाँ व्यापार में ज़्यादातर भारी वस्तुओं को ले जाने के लिए हाथी का उपयोग किया जाता होगा। चलिए, कालीबंगन, कालीबंगन कहाँ पे है, तो घग्गर नदी के तट पे खोजा गया है। यहाँ से जुते हुए खेत और हवन कुंड का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा जो है आपका राजस्थान हनुमानगढ़ जिला है, वहाँ पे वहीं पे खोजा गया है। इसका खोज 2 आदमी ने मिलके B.K. थापर एंड B.B. लाल ने किए हैं। यहाँ कच्चे ईंट के भवन का भी साक्ष्य मिला है और जुते हुए खेत का भी साक्ष्य मिला है, जो कि आपको देखने को मिल सकता है। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो स्थल है ये आपका हिंडन नदी तट पे उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला है यहाँ पे। और खोज किए हैं यज्ञदत्त शर्मा। सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, सबसे पूर्व में आलमगीरपुर है, हिंडन नदी तट पर, यूपी का मेरठ जिला है यहाँ पे। और यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया। जितना टर्म आपको बता रहे हैं ये भी पॉज कर करके लिख लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट में इतना चीज़ लिखना अनिवार्य नहीं है। सुनिए गौर से, आप लोग उसको आराम से लिखते चलिए। क्लास सुनना भी बहुत ज़रूरी है, कंटेंट तो ज़रूरी है ही, उसके साथ साथ उसमें जितने भी टर्म बताते हैं ये सभी टर्म आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए, राखी गढ़ी, राखी गढ़ी आपका घग्घर या सरस्वती नदी के तट पर, जो कि हिसार हरियाणा, हिसार का जो हिसार जिला है हरियाणा में, वहाँ पे मिले हैं। भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी को माना जाता है। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी को माना जाता है, सबसे बड़ा सैंधव स्थल है। आप सभी को सारा टर्म समझ आ गया होगा। और 2-3 स्थल फेमस है, जिसमें से बनवाली, बनवाली कहाँ पे है, ये भी हरियाणा में है, रंगोई नदी के किनारे है। खोज किए थे रविंदर सिंह। यहाँ से पक्की ईंट और बनी हल की प्रतीकी
मतलब साक्ष्य मिले। तो आप लोग से एक क्वेश्चन है, किसने सिंधु घाटी सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता कहा था? तो गॉर्डन चाइल्ड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने ही कहा था। 1871 में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बनाया गया था, जिसके तहत ही जो कनिंघम साहब थे वही खोज किए थे, सिंधु घाटी सभ्यता का परमिशन दिए थे। 1901 में कर्जन ने जो केंद्रीकृत कर दिया था, इसका पहला महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया। सर्वेक्षण विभाग का, पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का पहला निर्देशक जॉन मार्शल को बनाया गया। सिंधु घाटी सभ्यता में आपको सारे स्थल वैसे समझा दिए गए हैं। आप सभी जितना टर्म आपको बताया गया है उससे रिलेटेड जो वीडियो में आपको कहा गया है उस सभी का आप लोग रोक के एक कंटेंट आप खुद से नोट्स बनाइए। ये नोट्स पीडीएफ भी प्राप्त कर लीजिए, उसको देखते हुए सारे टर्म्स का शॉर्ट्स नोट्स जरूर बनाइए जिससे आपको याद रहे। तो आप लोग का भारत में फैला सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन सा है? तो राखी गढ़ी, जो कि हरियाणा हिसार जिला में स्थित है, सरस्वती नदी या घग्गर नदी के किनारे स्थित। चलिए अब आगे पढ़ने वाले हैं भारत में वैदिक काल का विस्तार। भारत में वैदिक काल, आर्य जो भारत में आए थे वैदिक युग को दो भाग में विभक्त किए, एक पूर्व वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटरल वैदिक पीरियड जिसे कहते हैं। पूर्व वैदिक काल को ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है, जिसका समय जो है 1500 से 1000 BC मतलब ईसा पूर्व है। 500 सालों तक ये चला था। सप्त सिंधु क्षेत्र में ज़्यादा फैला हुआ था, ये चर्चा में था। मुख्य व्यवसाय यहाँ के लोगों का पशुपालन था, गाय का पालना था। प्रमुख देवता इंद्र थे। वही उत्तर वैदिक काल 1000 से लेकर 600 BC तक चला था। ये प्रमुख देवता प्रजापति थे। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र, गंगा यमुना से सटे जितने भी शहर हैं उन सभी पे इसका विस्तार है। लोहे की खोज 1000 BC में यहीं पे हुआ था। मुख्य व्यवसाय कृषि है। जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित, जन्म के आधार पे वर्ण का डिसाइड किया जाता था किस धर्म से के लोग हैं। वर्ण व्यवस्था आ चुकी थी उत्तर वैदिक काल तक। इसका पेशा क्या था? उत्तर वैदिक काल में कृषि था। सभा समिति भी बनाई गई थी। प्रजापति की 2 कन्याएं थी, सभा और समिति। महिलाओं इसमें भाग नहीं ले सकती थी सभा समिति में। यहाँ पद क्या हो गए थे? तो पद वंशानुगत हो गए थे। पूछा जाता है पद वंशानुगत किस काल में हो गए थे? तो उत्तर वैदिक काल में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूछा जाएगा ऋग्वैदिक काल में कितने वेद लिखे गए? तो ऋग्वैदिक काल में 1 वेद लिखे गए, जो कि ऋग्वेद था। मात्र 1 ही वेद लिखा गया ऋग्वैदिक काल में। आर्यों के द्वारा ही वेद लिखा गया, जिसका संकलित किसके द्वारा किया गया है? संकलित महर्षि कृष्ण वेद व्यास द्वैपायन द्वारा किया गया। और वही उत्तर वैदिक काल में 3 वेद लिखे गए, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेद कितने हैं? तो वेद 4 हैं। भारतीय परंपरा में वेद अपौरुषीय हैं। अपौरुषीय मतलब नित्य हैं, तथा साहित्य और श्रुति मतलब सुनने योग्य हैं। वेद को सुनिए, इसका अर्थ होता है ज्ञान, तथा श्रुति संहिता भी कहते हैं। वेद 4 प्रकार के होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। इसमें गोत्र व्यवस्था का वर्णन मिलता है आपको। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। तीसरी मंडल में गायत्री मंत्र, जो कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। तो ऋग्वेद में तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो कि विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है। ऋग्वेद को 10 क्या किया गया है? खंडों में विभाजित किया गया है, ये तो आपको पता है। प्लस उसमें 10,580 ऋचाएँ भी हैं। और इसमें संगठन कितने थे? तो सभा, समिति,
विदर्भ और गढ़ का जिक्र है इसमें संगठन बनाने के लिए। ऋग्वेद को समझने के लिए होत्री ऋषि के द्वारा पढ़ाया जाता है। ऋग्वेद जो पढ़ाने वाले ऋषि होते हैं उसे होत्री ऋषि कहा जाता है। ऋग्वेद को समझने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई जिसका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण। ऋग्वेद में 39 नदियों का जिक्र है। ऋग्वेद में टोटल 39 नदियों का जिक्र है। ऋग्वेद में मंडल जो है सेकेंड मंडल से लेके 7th मंडल सबसे प्राचीन मंडल है। मंडल की संख्या 10 है जिसमें से सेकेंड से लेके 7 मतलब 2 से लेके 7 तक के मंडल सबसे प्राचीन है। 8वां और 9वां मंडल जो है मिश्रित मंडल है और 1st और 10th मंडल जो है नया मंडल है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही गायत्री मंत्र या आस्तो मा सदगमय का उल्लेख है। 7वें मंडल में दशराग युद्ध जो लड़ा गया था परोश्रीय नदी पर रावी नदी के किनारे उसका भी उल्लेख है। 9th मंडल में सोम रस का वर्णन है। 10वें मंडल में वर्णाश्रम या वर्ण व्यवस्था का जिक्र है जिसमें पहले 0 से 100 वर्ष में का उम्र का वहाँ पे डिटेल दिया गया है। सामवेद क्या है? सामवेद, साम का अर्थ होता है गान होता है जिसमें 1875 मंत्र है सामवेद में। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद के जो ज्ञानी होते हैं जिसके पास सामवेद का ज्ञान है उसे उद्गाता कहते हैं। सामवेद में 1875 ऋचाएँ, 1810 सूक्त और ज्ञानी को नारद भी कहते हैं। सामवेद का जो ज्ञानी होता है उसे नारद भी कहा जाता है। और यजुर्वेद यह यज्ञ और पद दोनों में पाया जाता है। 2 भाग होते हैं इसके भी, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसमें यज्ञ और कर्मकांड दोनों का उल्लेख होता है। गद्य और पद 2 होते हैं। इसके भी 2 टाइप हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद क्या है? गद्य है। शुक्ल में क्या है? पद है। इसके जो ज्ञानी होते हैं उसके उधर वर्यु कहते हैं। उसका ऋग्वेद का उपवेद को धनुर्वेद कहते हैं। इसके ज्ञानी को विश्वामित्र भी कहते हैं। चलिए अथर्ववेद की ओर चलते हैं। अथर्ववेद यह ताबीज और मंत्रों का संग्रह है। इसमें जादू टोना, वशीकरण और चिकित्सा का उल्लेख है जो पुराने समय में इससे रोगों के मुक्ति पाने के लिए जादुई स्रोत का भी वर्णन है। इसमें 6000 मंत्र हैं अथर्ववेद में और 731 सूक्त हैं और 20 अध्याय हैं। अथर्ववेद का उपवेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। इसकी रचना अथर्वा ऋषि या अंगरीष ऋषि द्वारा की गई थी। इसी में मुंडिको उपनिषद है अथर्ववेद में, जिसमें से सत्यमेव जयते का जिक्र किया गया है। इसे कहा जाता है सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। इसके ज्ञानी को ब्रह्मा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव जयते मुंडिको उपनिषद से लिया गया है। बौद्ध धर्म ग्रंथ को देखने वाले हैं। देखिए एक वीडियो में 3 टॉपिक हम लोग अभी तक कवर कर चुके हैं। ऐसे ही आपको सारा डिटेल बताया जाएगा। वीडियो को पॉज करके आराम से सुनिए, प्लस उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स बताए गए हैं उसको नोट कर लीजिए। आप सभी लोग को सफलता ज़रूर मिलने वाली है। कंटेंट पे विश्वास रखिए आप लोग। वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए। बौद्ध ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। वत्स जो कि यूपी में है, राजधानी कौशाम्बी। कौशल जो कि यूपी में है, राजधानी श्रावस्ती। मगध जो कि बिहार में है, राजगिरी पाटलिपुत्र। यहाँ लोहे की खदानें, नदियाँ और हाथियों के कारण सबसे शक्तिशाली था। मगध का भी इतिहास पढ़िएगा तो बहुत डिटेल में है अशोक साम्राज्य के बारे में। उसका भी एक आपको लाया जाएगा मैराथन वीडियो जिसमें आपको मगध का सारा इतिहास पढ़ाया जाएगा। अवंती जो कि मध्य प्रदेश में थी, राजधानी MP है। चलिए आगे देखते हैं। भगवान महाबुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? जातक में बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी का वर्णन है। जातक कथाएं जो है उसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की कथाओं का वर्णन है। तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है और उसका प्रतीक क्या है? कमल और रोटी का चिन्ह दिया गया था। बुद्ध धर्म का फेमस प्रतीक है। शिक्षा आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग पे चलना ही उनका शिक्षा है। मृत्यु जो हुआ था उसे कुशीनगर में हुआ था जिसे कि महापरिनिर्वाण कहा गया है। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। ज्ञान का बोध हुआ था बोध गया, यहाँ के पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी पर संबोधि
चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन, हीनयान और महायान में विभाजित। चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो टाइप में टूट गया था, एक हीनयान और महायान। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था अजातशत्रु के समय, दूसरा हुआ था कालाशोक के समय, तीसरा हुआ था अशोक के समय, और चौथे बौद्ध संगीति कुंडलवन में हुआ था कनिष्क के समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म, जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। पहले ऋषभदेव हुए और 24वें महावीर हुए। महावीर का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। बौद्ध धर्म आत्मा में विश्वास नहीं करता था, जबकि जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता था, कर्म के आधार पर मानते थे। और पुनर्जन्म जैन धर्म वाले मानते थे, बौद्ध धर्म वाले कर्म के आधार पर मानते थे। भाषा पाली थी इनकी, जैन धर्म वाले की प्राकृतिक थी। अहिंसा मध्यम मार्ग पर चलते थे, जैन धर्म अत्यधिक कठोर मार्ग पर चलता था। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक लिखी है इंडिका। इंडिका में पाटलिपुत्र का जो प्रशासन है, मगध का जो जितने भी विस्तार हैं, सभी का वर्णन है उसमें। सिकंदर 326 BC में ईसापुर में पोरस के साथ झेलम या बितस्ता नदी पर जो युद्ध हुआ है, जिसे कि परुसरी नदी भी कहा जाता है, उस युद्ध, वहाँ के युद्ध पर 326 ईसापुर में लड़ा गया है सिकंदर और राजा पोरस के बीच। चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश का अंतिम सम्राट सेल्यूकस निकेटर को हराया था। चंद्रगुप्त मौर्य का जो सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और उसी की बेटी हेलेना से विवाह कर लिया था। सम्राट अशोक 261 BC में कलिंग युद्ध में, जब कलिंग युद्ध हो रहा था तो उसमें बहुत सारे महिलाओं ने, जब उसके राजा हार गए तो महिलाओं ने युद्ध करने के लिए उतर गए थे, तो उस समय अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और अस्त्र न चलाने की प्रतिज्ञा ली थी। ये सांची का स्तूप बहुत फेमस है यहाँ पे। विदेशी आक्रमणों का जो केंद्र है उसको देखने वाले हैं इंडो ग्रीक, शाक, पल्लव और कुषाण वंश। कुषाण वंश कनिष्क थे, कुषाण वंश के संस्थापक। इसकी राजधानी पुरुषपुर थी। सिल्क रूट पर कब्जा करना चाहते थे, जो चीन से होते हुए इंडिया का सिल्क रूट जाता था, उस पर कब्जा करना चाहते थे। 78 AD में शक संवत की शुरुआत हुई। देसी राजवंश शुंग वंश, कनब वंश और सातवाहन वंश, शीशे के सिक्के जारी किए थे इन लोगों ने। प्रथम चीनी यात्री जो भारत आया था वो फाहियान था, जो गुप्त नरेश चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा था। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। बहुत सारे अरबी लेखक हैं जिनके बारे में आपको पढ़ना है। इब्न बतूता आया था, जो कि रेहल्ला नाम की पुस्तक लिखा हुआ है। इन सभी के बाद अल-बिरूनी, ये मोहम्मद गजनबी के साथ ही भारत आया था। इन सभी के बारे में पढ़ना है आपको अभी डिटेल से। तो ऊपर देख लीजिए, आपका सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो चुका है। उसके बाद आपका बौद्ध धर्म, जैन धर्म का सारा डिटेल ऊपर से हम लोग करा दिए हैं। वीडियो को पॉज करके ज़रूर सुनिएगा। आपका वहाँ जितना भी टर्म बताया गया है वो सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट। चेर जितने भी राजवंश थे उन सभी का प्रतीक था धनुष, और चोल राजवंश का प्रतीक था बाघ। प्रमुख बंदरगाह था पुहार। पांड्य राजवंश का प्रतीक था मछली। राजधानी था मदुरई। 3 संगम आयोजित करवाए गए मदुरई में। दक्षिण भारत का स्वर्ण युग, रोम के साथ सीधा व्यापार करते थे ये लोग, उसका भी इतिहास पढ़ना है। चंद्रगुप्त मौर्य 319 AD में गुप्त संवत शुरू किया था, जबकि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे सिक्कों पर बिना बजाते हुए भी दर्शाया गया है। चंद्रगुप्त द्वितीय, जैसे कि विक्रमादित्य, दरबार में नवरत्न थे, कालिदास और चीनी यात्री फाहियान का आगमन भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। भारत का स्वर्ण युग, विज्ञान, आर्यभट्ट, कला और मंदिर निर्माण का चरम विकास हुआ उसमें, स्वर्ण युग में। ये सभी कन्नौज वंश के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश के संस्थापक धर्मपाल थे। गुज्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश। हर्षवर्धन के बाद 200 साल तक कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए महायुद्ध, अंततः गुज्जर प्रतिहार ही विजय हुआ। ये सभी के बारे में आपको डिटेल से मिलेगा। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में।
इसकी राजधानी थी बादामी। महान राजा था पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा तट पर हराया था इन लोगों ने। पल्लव वंश की राजधानी थी कांचीपुरम। महाबलीपुरम के मशहूर आमरथ मंदिर बनवाए थे इन लोगों ने महाबलीपुरम में। यहाँ से प्राचीन भारत का समापन और मध्यकालीन प्राचीन भारत में अब जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को शुरू करने वाले हम लोग। आप सभी का दक्षिण अभी तक ज़्यादा टॉपिक माना जाए तो बौद्ध धर्म तक हम लोग पहुँच चुके हैं, लेकिन फिर भी डिटेल से आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कंप्लीट कराया जाएगा। चलिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो की ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। अपने दोस्तों को भी बताइए इस सीरीज़ के बारे में। सारा क्लासेज आपको टाइम टू टाइम चल रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।